हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। आने वाले 2 लेक्चर्स में, आई थिंक 2 से 3 मैक्सिमम लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो था वो क्वेश्चन नंबर 31 पे बेस्ड है। तो आपने अगर ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 29 30 को अभी तक, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो 31 का इंतज़ार कर लो। 31 में बहुत कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी सॉल्व कर पाओगे। 31 पे ध्यान देते हैं सर। The following information is provided reading relating to the acquiring company E Limited और टारगेट कंपनी H Limited। अब थोड़ा ध्यान देना, एनालिसिस शुरू करेंगे सर, बहुत मज़ा आता है। नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हुए हैं 20 लाख और 15 लाख, और बीच में देखो फेस वैल्यू भी दी है। इसका मतलब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 लाख आएगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 लाख आएगा। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, नंबर ऑफ शेयर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपको मार्केट प्राइस पता चल जाती है। हमारे पास में स्पेस होनी चाहिए ना, स्पेस का ही तो पंगा है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ कि मार्केट प्राइस क्या आएगी। 1000 को 20 से डिवाइड करोगे तो 50, और 1500 को 15 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगी 100। तो ये मार्केट प्राइस आ गई। 1500 डिवाइडेड बाई 15 तो 100। अच्छा, उसके बाद देखो पी रेशो दिया है। मार्केट प्राइस को पी रेशो से डिवाइड करोगे तो आपका ईपीएस आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ना इधर ही लिख लेता हूँ, मार्केट प्राइस 50, 50 और 100, और इससे आता है ईपीएस। 50/10 करोगे तो ईपीएस 5, और ये इसका ईपीएस 20। ठीक है। इसके बाद देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। शेयर कैपिटल आपने अभी अभी ऊपर निकाला 200 एंड 150, रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ 600 और 330 दिया है। अगर हम इनकी टोटल कर लेते हैं तो हमको शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएंगे। वो है सर 800, 600 प्लस 200, और 330 प्लस 150 अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा 480। ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स में दिया हुआ है। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स में दिया हुआ है 9.5 लाख, अगर आप 20 लाख में पता करोगे तो वो कुछ 47.5% प्रमोटर्स होल्डिंग आती है, और 10/15 करोगे तो 66.67% प्रमोटर्स होल्डिंग एच लिमिटेड में आती है। तो ये आपकी काफ़ी कुछ डिटेल्स तो यहाँ पे आ गई। तो मैं 3 चीज़ें निकालूंगा सर यहाँ पे। मार्केट प्राइस निकाल ली है 50 और 100, ईपीएस निकाल लिया। एक चीज़ और निकाल लो, वो है सर बुक वैल्यू पर शेयर। कैसे निकालोगे? आपका जो ये शेयर होल्डर्स फंड आपने लिया था ना 800 और 480 का, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। सो 800 को 20 से अगर डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 40, और 480 को 15 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 32। तो अब आपके पास में 3 आंसर है, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस और ईपीएस। ये 3 चीज़ें काफ़ी काम आएगी आपके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिसाइडेड टू गिव अ फेयर डील टू द शेयर होल्डर्स। अकॉर्डिंगली जो वेट डिसाइड हुए हैं ना, ध्यान देना, वो है 40, 25 और 35% रिस्पेक्टिवली फॉर ईपीएस, बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस। यानी कि स्वैप रेशो निकालने के लिए कोई एक बेसिस डिसाइड नहीं किया जा रहा, 3 बेसिस के ऊपर 3 बेसिस को अलग अलग वेट दे के एक स्वैप रेशो निकाला जाएगा। और वो स्वैप रेशो होगा जिसमें हमने ईपीएस भी कंसिडर किया, बुक वैल्यू भी कंसिडर करी और मार्केट प्राइस भी कंसिडर करा। तो तब आएगा मज़ा। अच्छा, कैसे निकालते हैं उसको ध्यान देना। आप अगर इसी सीक्वेंस में लो, ईपीएस, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस। अगर मैं ईपीएस लेता हूं तो अच्छा, ये चीज़ शुरू करने के पहले एक और चीज़ ध्यान देना, ईपीएस भी पॉजिटिव फैक्टर है, हायर द बेटर। बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों पॉजिटिव फैक्टर है, हायर द बेटर। यानी कि तीनों में एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला होगा टारगेट बाय एक्वायरर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उधर जगह कम है तो। क्वेश्चन नंबर 31। सो ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस। तो आप एक्सचेंज रेशो ले लोगे तो अच्छा, पहले हम ना वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वो है
5, 20, 40, 5, 20, 40, 32 और 50, 100। ठीक है, यह है एक्वायरर का, यह है टारगेट का। अब हमें अगर एक्सचेंज रेशो निकालना है तो हम टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायरर करते हैं, तो यह आएगा 4:1। उसका ईपीएस काफ़ी ज़्यादा नहीं आया, एक भी फिगर गलत हुई ना आपकी तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। ये आएगा 0.8:1 और ये आएगा 2:1। ये एक्सचेंज रेशो आ गया। अब ले लो सर वेट। आपने नोटिस किया होगा कि अब एक्सचेंज रेशो में एक्वायर टारगेट का ये 1:1 एग्जैक्ट आ गया है ये शेयर, ये देखो 1:1। अब हम लेते हैं वेट्स को, जो क्वेश्चन बोलता है 40, 25 और 35%। सो 40%, 25% और 35%। सो वेट इंटू अब एक्सचेंज रेशो करो। ध्यान देना, ये जो सारे परसेंटेज है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप करना चाहे कर लो, लेकिन तीनों में 1 ही है, और 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में जाके वो 1 ही आएगा। सो ध्यान देना, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 40, 25, 35, ऐसे करके टोटल करोगे वो 1 ही आएगा। तो करके भी कोई मतलब है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इन वेट्स को जो एक्वायरर के शेयर देने बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं टाइम भी बचा लूँ और मेरा आंसर भी आ जाए। तो ये आता है 1.6, 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आता है 0.20, ये आएगा आपका 0.70। अब इसकी आप टोटल कर लो, 2.5 इज टू 1। इसका मतलब क्या होता है, 2.5 शेयर्स ऑफ एक्वायरर फॉर एवरी शेयर ऑफ टारगेट। ठीक है, अब ये तो आ गया कि हमको उनके हर एक शेयर के बदले 2.5 देना बनता है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स हम देंगे तो वो डिपेंड करता है कि उनके पास है कितने शेयर्स। अभी उनके पास नोटिस करना 15 लाख शेयर्स है। ठीक है, तो 15 लाख में आप 2.5 दोगे, यानी टोटल मिला के 37.5 लाख शेयर्स आप और इशू करोगे। सही बोल रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन कितने हो जाएंगे सर? पहले 20 थे और अब हो जाएंगे 57.5 लाख्स। एक और चीज़ नोटिस करना, प्रमोटर्स होल्डिंग, जैसे पहले 20 लाख जो शेयर्स थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले 20 थे, उसमें आपने 37.5 ऐड कर दिए, तो इन 20 लाख शेयर्स में, ध्यान देना, इन 20 लाख शेयर्स में कितने प्रमोटर्स थे? अच्छा, इसका ना एक दूसरा तरीका लेते हैं, मैं जानबूझ के ये बदल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, देखना लिखने का तरीका, पहले मेरे पास 20 लाख शेयर्स थे और अब मैंने 15 लाख शेयर्स को 2.5 शेयर्स दिए हर एक को, तो कितने इशू करे सर? और मैंने इशू करा 37.5, यानी टोटल हो गए अब मेरे पास 57.5। तो ये दो पार्ट समझ में आ रहा है कि आपको? उनके जो 15 लाख शेयर्स थे उसमें हर एक को मैंने 2.5 दिया, तो 37.5 हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से मैं प्रमोटर्स होल्डिंग निकालता हूं। प्रमोटर्स होल्डिंग, तो पहले 20 लाख जो शेयर्स थे ई लिमिटेड के एक्वायरर के, उसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 9.5 लाख, वो तो उतनी ही रहेगी। लेकिन जो पहले 15 लाख शेयर्स थे टारगेट के, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 10 लाख की, यानी इन 10 लाख शेयर्स जो प्रमोटर्स थे उनको भी 2.5 मिला होगा ना, यानी कि 37 लाख
50,000 में 25 लाख शेयर्स तो सिर्फ प्रमोटर्स के हैं। तो टोटल 57.5 में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी हो गई? 25 प्लस 9.5 दैट्स 34.5 लैक्स। अगर इसी को परसेंटेज में निकालना रहा तो हम बोलेंगे 60%। आया क्लियर समझ में? यानी कि फ्री फ्लोट होल्डिंग कितनी होगी सर? वो हो गई 40%। या आप अगर शेयर्स में बोलना चाहते हो तो दैट्स 57.5 माइनस 34.5, 23 लाख शेयर्स तो हो गए आपके फ्री फ्लोट के, या फिर आप 40% बोलो। तो जो भी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी मर्जर के बाद की, उसको 40% से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं और क्या दिया है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है। मार्केट प्राइस निकाला हमने, ईपीएस निकाला, बुक वैल्यू निकाला। इन तीनों के बेसिस पे बाद में हमने स्वैप रेशो निकाला जो 2.5 आया। इसके बेसिस पे हमने प्रमोटर्स की होल्डिंग निकाली परसेंटेज में आफ्टर एक्विजिशन जो कि 60% आई। अब आती है बारी दो तीन चीज़ों की। ईपीएस निकालो, मार्केट प्राइस निकालो और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालो। तो अब आपने यहाँ से एग्जैक्टली वही चीज़ करनी है जो आप पहले क्वेश्चन से करते आए हो, दूसरे क्वेश्चन से, कि आप टोटल अर्निंग लोगे। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर मर्जर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आफ्टर मर्जर की फिगर्स है। टोटल अर्निंग्स, दोनों के अर्निंग्स की टोटल कर लो। अब दोनों की अर्निंग्स कैसे निकालोगे? पीएटी निकालना है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो भी ईपीएस आ रहा है आपका, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो पहले के। तो 5 रुपए का ईपीएस, 20 लाख का नंबर ऑफ शेयर, तो हो गए 100 लैक्स। और यहाँ 20 का ईपीएस, 15 का नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ हो गया 300 लैक्स। इसके अलावा आपके पास में और क्या चारा है? पी रेशो वगैरह दिया है क्या? पी रेशो है तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, चलो इसी से निकाल लो। तो पहले की अर्निंग देखना क्या था। 20 लाख शेयर्स थे, 5 की अर्निंग थी 100। 15 लाख शेयर्स थे, 20 की अर्निंग थी 300। तो टोटल हो गया सर 400 लैक्स हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो है उससे डिवाइड कर दिया, वो है 57.5 लैक्स। तो हमारा आ जाएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस 6.957 या 9565 ले लेता हूँ ऐसा। अब पी रेशो अगर हम पुराना वाला ही कांस्टेंट रखे जो एक्वायरर का था, जो कि था 10, तो वो आ जाएगा इस तरह से। और आपकी मार्केट प्राइस, इसको हम राउंड ऑफ कर ही लेते हैं, 6.96। तो मार्केट प्राइस आ जाएगी मर्जर के बाद 69.60। इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो, अच्छा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या? कर देते हैं, वैसे तो कुछ दिक्कत जाएगी नहीं। तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा टोटल, देख रहे हो, 4,002 लैक्स। राउंड ऑफ अगर प्रॉपर करोगे तो 4,000 लैक्स ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, ये जो टोटल अर्निंग है ना, इसको पी रेशो से मल्टीप्लाई करो तो 4,000 ही आता है एग्जैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था देखो। ईपीएस निकालना था, निकाला 6.96। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना था, वो निकाला। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी थी, वो निकाली। और अब निकालना है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट यानी कि इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है? 40%। ये रहा 60-40 में तो हमने निकाला ही था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप 40%, यानी कि 1600 लैक्स बोल सकते हो, या एग्जैक्ट अगर इसका निकालोगे तो 1600.8 लैक्स आता है।
मेरे हिसाब से तो 4000 और 1600 ही लिखो, बाकी देखो आंसर्स चेक करेंगे तब पता चलेगा। एक ये आंसर है आपका, एक रुको क्या क्या आंसर है, पहले तो ईपीएस, फिर मार्केट प्राइस, फिर मार्केट कैप, और ये तीनों चारों आंसर एक ही इसमें आ गए। चलो देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला है। तो सबसे पहले ये हो गए तीनों फिगर्स, इसके बेसिस पे हमने स्वैप रेशो निकाला, वो आपको यहाँ पे दिख गया 2.5। टोटल 37.5 लाख शेयर्स इशू करेंगे, 57.5 हो जाएगा, 60% प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है। ईपीएस आपका आ गया, ये देखो 4000 लैक्स आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको 40% से मल्टीप्लाई करो तो 1600 लैक्स आपका आ जाएगा फ्री फ्लोट की होल्डिंग। इसके अलावा एक और रास्ता बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये जो मार्केट प्राइस दिख रही है आपको 69.60, उसको आप 23 लैक्स के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि फ्री फ्लोट की होल्डिंग है, तो भी आंसर सेम ही आता है ना। तो बेसिक देखो यहाँ से कितना आसान हो जाता है स्ट्रक्चर बनाना। चलो सर, एक और ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगे होमवर्क, इसमें भी वही सब चीज़ें, बुक वैल्यू, ईपीएस, मार्केट प्राइस, उसमें स्वैप रेशो निकालना है, और मर्जर के बाद की बुक वैल्यू, ईपीएस, मार्केट प्राइस और ये वो सब निकालना है। इस ऐसा सा ही एक क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला वाला क्वेश्चन 33, और ये थोड़ा बड़ा है देखो, तो ये वाला ले लेते हैं, तो 32 भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। आइए सर देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्वायर कंपनी अभिमान लिमिटेड और टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड्स आर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 33 है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो दो कंपनी है, अभिमान और अभिषेक, और ध्यान देना एक्वायरिंग कौन सी है, बहुत बार ना यहाँ गलती हो सकती है सर। एक्वायरिंग है अभिमान, तो ये हो गई एक्वायरिंग, ये हो गई टारगेट। और ये जो दोनों कंपनीज है आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी ट्रिडेंट लिमिटेड, द प्रमोटर्स होल्डिंग इज 50 एंड 60% रिस्पेक्टिवली। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, फ्री फ्लोट होल्डिंग। अब थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है, दोनों की अगर आप टोटल करोगे तो आपका शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा 1000 लैक्स का यहाँ पे, और 600 यहाँ पे, टोटल आता है 1600। और पेड अप वैल्यू आपको दी है, तो शेयर कैपिटल को पेड अप से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आते हैं, तो 200 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो 2 लैक्स, यहाँ 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 लैक्स, इतने हो गए नंबर ऑफ शेयर। तो ये शेयर होल्डर्स फंड, ये नंबर ऑफ शेयर, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है। अगर आप इसको फ्री फ्लोट होल्डिंग से डिवाइड करते हो तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता चल जाएगा। तो पहले फ्री फ्लोट होल्डिंग देखो, अभिमान लिमिटेड में 50% प्रमोटर्स है, तो बाकी 50% फ्री फ्लोट हो गया, और यहाँ 40% फ्री फ्लोट हो गया, क्योंकि 60% तो प्रमोटर्स है। इससे आप टोटल मार्केट कैप निकाल सकते हो। 400 को 50% से डिवाइड करोगे तो आएगा 800 लैक्स, और 128 को 40% से डिवाइड करोगे तो आएगा 320 लैक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, नंबर ऑफ शेयर भी आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपका आएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसी के आगे लिख लेते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस। देखना आपका 800 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आया 400 और ये आएगा 320, तो 32, 400, ये आया 400, ये आया 32। ठीक है, अब ईपीएस की बात करते हैं। मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दी हुई है 400 और 32, पी रेशो आपके पास यहाँ है, तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशो करने से क्या आता है, 400 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 40, और 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 8, ये आपका आ गया ईपीएस। अब बुक वैल्यू की बात करते हैं। ये शेयर होल्डर्स फंड है आपके पास में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 2 तो 500 आ गया आपका बुक वैल्यू, और 600 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 60 आ गया टारगेट का। तो ये आपके तीनों प्राइसेस आ गई। इनको आप पहले एक्सचेंज रेशो में कन्वर्ट कर लो। बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस तीनों पॉजिटिव फैक्टर है, तीनों पॉजिटिव फैक्टर है, हायर द बेटर। तो टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायरर फॉर्मूला होगा 60 डिवाइडेड बाय 500, 0.12:1, फिर आएगा 0.8 बाय 40, 2 0:1 और 0.08:1।
वन से तो मल्टीप्लाई करके वेट को कोई मतलब है नहीं, आखिर में वन ही आना है, तो बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25% है देखो बुक वैल्यू का वेट, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.12 से, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.03, इसका आंसर आएगा 0.10 और इसका आंसर आएगा 0.02। टोटल करोगे तो आएगा 0.15:1, यानी उनके हर एक शेयर के बदले हम हमारा सिर्फ 0.15 शेयर दे रहे हैं। कितने शेयर है सर उनके? 10 लाख। 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने शेयर्स हम देंगे? 1.5 लाख। हर शेयर की पेड अप वैल्यू क्या होगी? 100 रुपीज़, जो अभी एक्वायरर में है। आया समझ में इतना? ठीक है, हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 2 लाख, और कितने इशू कर रहे हैं? 1.5, तो मर्जर के बाद 3.5 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स? ये आ गया स्वैप रेशियो 0.15। ठीक है, व्हाट इज द बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड? मान के चलो कि पी रेशियो जो अभिमान का है वो सेम रहेगा, वो कोई बदलेगा नहीं, और सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे एक्वायर कर लिया जाएगा। तो इस चीज की एंट्री क्या होगी? ध्यान देना, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अभिषेक लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा होगा पता है? 600 लैक्स। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? नेट जो आ रहा है उसकी एंट्री कैसे होगी, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं हमारी बुक्स में। तो हम उनके जितने भी असेट्स है उसको बुक वैल्यू पे डेबिट कर लेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको बुक वैल्यू पे क्रेडिट कर लेंगे, और फिर बैलेंस बचेगा 600 लाख का। ठीक है, इन दोनों को नेट ऑफ करने के बाद फिर हम हमारा शेयर कैपिटल देंगे उनको। लेकिन वो कितना देंगे सर? शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? जितने उनको शेयर्स इशू किए हैं। हर शेयर 100 रुपये का है, तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 150 ही क्रेडिट होगा। बैलेंस आपका जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वो हो गया 450। इस तरह से हमारा ये तो ऐड होगा ना, ये तो एक नई एंट्री पास होगी। हमारा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कितना है? एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है 200 और 800 लाख। तो हमारा एग्जिस्टिंग जो है वो है 200 एंड 800, यानी कि मर्जर के बाद शेयर कैपिटल दिखेगा 350 लैक्स। ध्यान देना, शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना ही आता है जितना पेड अप वैल्यू है। तो पहले हमारा 2 लाख शेयर्स थे 100 पे, तो 200 दिख रहा था। अब 1.5 लाख शेयर्स 100 पे और आ गए तो 150 दिख रहा है। बाकी सारा बचा कुचा रिजर्व्स में आता है। ठीक है, तो आप रिजर्व्स में ले लोगे, रिजर्व्स की टोटल आएगी 1250 लैक्स। आएगा दोनों का टोटल 1600 ही। यहाँ देखो ये है ना 1600, लेकिन ये 200 प्लस 100 नहीं होता, 300 लाख नहीं होगा, ना ही ये 1300 होगा, 1300 लैक्स। इस जो कैपिटल है अभिषेक लिमिटेड का जो स्ट्रक्चर है ना 100 और 500 का, ये कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कंपनी का एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। ये नई एंट्री जो हमारी कंपनी में पास होगी वो इस तरह से होगी सर, 150 और 450, ये जो 600 है, तो ये हो गया 1600 इस तरह से। ठीक है, ये पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर फंड हो गए। अब देखो कुछ चीज़ें, पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग, वापस वही प्रोसीजर, हम टोटल अर्निंग लेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकालेंगे, पी रेशियो कांस्टेंट रख के मार्केट प्राइस निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में बुक वैल्यू पर शेयर, बहुत सिंपल है, आपका शेयर कैपिटल है 350 का और 1250 का रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.5 लाख। तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर तो आपकी बहुत इजी है, 457.14 आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं टोटल अर्निंग्स पे। क्या लगता है कितनी अर्निंग होगी इन लोगों की? ईपीएस तो आपको दिया हुआ है, टोटल अर्निंग ऐसे तो नहीं दी। ईपीएस है 40 और 8 का। इनको मर्जर के पहले के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे ना 2 लाख और 10 लाख, इससे मल्टीप्लाई कर लो। सो 40 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे 80 लैक्स आएगा, और 8 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 80 लैक्स आएगा। तो दोनों जो अर्निंग आ रही है वो कुछ इस तरह से, 40 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 10, 160 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर 3.5 है मर्जर के बाद हमारे पास,
तो ये आ गया EPS 45.71। पी रेशो आपने देखा 10 है एक्वायरर का, जो कि सेम रहेगा, तो 457.1। तो एक ये EPS, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर, तीनों चीज़ें वापस आपने निकाल ली मर्जर के बाद की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने बोला देखो बुक वैल्यू, EPS और मार्केट प्राइस निकालना है आपको, वही हमने निकाला। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। इतना होने के बाद अब और कुछ हुआ है, प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग निकालनी है हमको अभिमान लिमिटेड में। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बटे, पहले तो ये ध्यान में रखो। 2 लाख थे और उनके जो 10 लाख थे उनमें उनको 0.15 मिला, यानी कि सिर्फ 1.5 लाख। तो इस तरह से 3.5 हुआ। हमने प्रमोटर्स होल्डिंग भी इसी तरह से बांटी होगी। प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 50% थी, यानी कि 1 लाख। ध्यान देना, प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी थी? 50% थी। और 60% थी टारगेट में, यानी कि 6 लाख। उनको भी 0.15 शेयर्स दिया होगा ना हर एक के बदले, तो उनको कितना दिया सर? उनको टोटल हमने 0.9 लाख शेयर्स दिए, तो 1.9 लाख हो गई हमारी प्रमोटर्स की होल्डिंग टोटल में। परसेंटेज में निकालोगे तो वो आता है कुछ 54.29%। परसेंटेज में होल्डिंग आती है इतनी, नंबर्स में आती है 1.9 लाख। ठीक है सर, और क्या निकालने बोला है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, तो इसके लिए एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम पहले टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं। नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, इस मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते आता है। देखो यहाँ मैं लेता हूँ फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स। 3.5 में से 1.9 तो हो गए आपके प्रमोटर्स के, तो बचा क्या? 1.6। मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर ले लो, वो थी 457.19। ये देखो 457.10, तो 10 ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, मार्केट प्राइस इतनी है मर्जर के बाद, मल्टीप्लाई करोगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ जाएगा। ये आ गया 731.36 करोड़। तो आपका ये दूसरा पार्ट भी आ गया। अब है तीसरा पार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान देना। ऑल्सो कैलकुलेट करो कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, EPS कितना है, बुक वैल्यू कितना है। अगर एक्विजिशन के बाद, अभिषेक लिमिटेड के एक्विजिशन के बाद अभिमान ये डिसाइड करता है कि बोनस शेयर कौन से रेशियो में देने, 1:2, और हमने स्टॉक स्प्लिट कर दिया 5 रुपए ईच का। अब सबसे पहले मैं बोनस की बात करता हूं, ठीक है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 3.5, और बोनस का रेशियो क्या हो गया? 1:2, यानी कि बोनस शेयर्स आप कितना बांटोगे? 1.75 लैक्स। 3.5 लैक्स ऑलरेडी है, बोनस शेयर्स आप 1.75 लैक्स बांटोगे। टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे इन दोनों का? टोटल 5.25 लैक्स। एंट्री क्या होगी? जब भी बोनस बांटा जाता है तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही पैसा निकाला जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप 5.25 इंटू 100, दैट इज़ 525 लैक्स का कैपिटल डेबिट करोगे, और वो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। ये सारा उठ के चला जाएगा। अच्छा नहीं, पूरा थोड़ी जाएगा, 1.75 जितना ही जाएगा, क्योंकि उतना ही तो बोनस है ना। सो 175 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस में से हट के शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अभी आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। मर्जर के पहले, अच्छा ये मैं ना और यहाँ पे ले लेता हूँ, नहीं चलो ठीक है। शेयर कैपिटल मर्जर के पहले था 200 लाख और यहाँ था 1000 लाख। मर्जर करा तो कुछ और ऐड हुआ, कितना? 150, और यहाँ हुआ 450, तो टोटल हो गया सर ये 350 और 14
नहीं, ये 1000 नहीं, ये 800 था ना। और टोटल हो गया सर 1250। तो इस तरह से हो गया ये 1600 लैक्स। ठीक है, अब हमने देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 175 का डेबिट कर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस। रिजर्व्स एंड सरप्लस से 175 का कैपिटल हट के शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अब ये दिखेगा आपको 525 और 1075 है। तो अभी भी टोटल 1600, लेकिन ऊपर नीचे हो गया। यहाँ तक हमारे पास 3.5 लाख शेयर्स थे, अब हमारे पास 5.25 लाख शेयर्स है। यहाँ पे 2 लाख थे, यहाँ 3.5 लाख हुए, अब हमारे पास 5.25 लाख हो गए शेयर्स। बोनस इशू के बाद एंट्री ऐसी हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ देखो, बोनस इशू की एंट्री तो समझ आ गई, 175 का ऊपर नीचे डेबिट हो गया। स्प्लिट द स्टॉक एज ₹5 ईच फुल्ली पेड अप। अभी क्या है पता है, हमारे पास अब है 5.25 लाख शेयर्स 100 के, तो टोटल हो गया 525। पर अब हमको वो शेयर ना 100 का नहीं, सिर्फ ₹5 का रखना है। ₹5 का रखना है, हम स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, तो टोटल कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स में बांटना है हर शेयर को कि वो ₹5 का एक हो जाए। अब ₹100 के एक शेयर को ₹5 का बनाने के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ा, तो 5.25 लाख शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 105 लाख शेयर। सो 105 लाख शेयर्स हमारे पास अब हो जाएंगे ₹5 वाले। पहले ₹100 वाले 5.25 लाख शेयर्स थे, अब ₹5 वाले वह 105 लाख शेयर्स हो जाएंगे। टोटल 525 ही रहेगा। तो ध्यान देना, मैं ये मर्जर के वक्त जो हुआ, ये बोनस के वक्त जो हुआ, और स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो हुआ ये, तो देखो स्टॉक स्प्लिट पे भी ना शेयर कैपिटल आपको 525 और 1075 ही दिखेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो हो जाएगा 105, क्योंकि यहाँ पे शेयर ₹100 का था, यहाँ तक भी शेयर ₹100 का था, अब यहाँ पे हो गया वो सिर्फ ₹5 का। 20 से अगर पेड अप कैपिटल डिवाइड हो गया है तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें रखनी है टोटल सेम। टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक स्प्लिट में। ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या है, बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद मर्जर, बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद अब ये हाल है हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है थोड़ा ध्यान देना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 80 + 80 160, मानते हो। नंबर ऑफ शेयर अब आपके पास है 105 लाख, याद रखना। तो ईपीएस भी 20 से डिवाइड होगा, वो हो गया 1.5238। पी रेशियो आपका सेम है 10 का, तो मार्केट प्राइस हो गई आपकी 15.24। ठीक है, और बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इज नथिंग बट द शेयर होल्डर्स फंड, जो कि है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। 525 + 1075 डिवाइडेड बाय 105 लाख शेयर्स है अब हमारे पास, तो वो आता है 15.24। ये वापस आ गई तीनों चीज़ें। क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे हो गए, 2 लाख में 1,50,000 ऐड करा, फिर और 1,75,000 ऐड करा, और फिर 20 से मल्टीप्लाई किया स्टॉक स्प्लिट में। ठीक है सर, अब देखो आंसर। मार्केट प्राइस, ईपीएस, स्वैप रेशो, टोटल मिला के ये जो 3 प्राइस आई थी आपकी, मार्केट प्राइस, ईपीएस और बुक वैल्यू, ईपीएस, और आपकी आ गई मार्केट प्राइस यहाँ पे। ठीक है, पहले और लास्ट वाले में देखना क्या हुआ। ये तो प्रोमोटर्स होल्डिंग थी, ये रहा फ्री फ्लोट होल्डिंग, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 731, ये रहा हमारा 731.36। इसके बाद ये वाली चीज़ देखो, 175 लाख आपने और ऐड करा तो 525 हुआ, ईपीएस 1.52, बुक वैल्यू आ गई 15.24, मार्केट प्राइस भी अगर आपको निकालना है तो 1.523 × 10 दैट इज़ 15.23 ले सकते हो।
और ये नंबर ऑफ शेयर भी निकालने बोला था, तो 5.25 lakhs आया समझ में, था ना काफ़ी आसान। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 35 विल बी और होमवर्क, क्योंकि सेम आएगा 34 जैसा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिवर्स कैलकुलेशन पे काफ़ी बेस्ड है और आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आइए देखते हैं। देखो, तृप्ति कंपनी लिमिटेड promoted by multinational group international incorporation is listed on stock exchange holding 84%, that is 63 lakh shares। प्रोमोटर कौन है? ये जो मल्टीनेशनल ग्रुप है इनका इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इन्होंने तृप्ति लिमिटेड में 84% शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो ये हो गई प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो कि है 63 लाख शेयर्स। यानी कि इस 63 लैक्स को आप अगर 84% से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन 75 लाख शेयर्स जो टोटल है, इसमें से फ्री फ्लोट वाले या पब्लिक वाले या माइनॉरिटी वाले कितने शेयर हुए सर? 12 लाख। मानते हो बात को? ठीक है सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4.80 करोड़, जिसको हम लैक्स में 4,800 लैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.20 करोड़ है, जिसको लैक्स में 19,200 भी लिख सकते हो लैक्स में, ठीक है। क्योंकि ईपीएस वीपीएस आएगा, अभी नंबर ऑफ शेयर लैक्स में लिखे हैं, तो आप या तो करोड़्स में ले लो या तो लैक्स में ले लो, दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो कर लो। हम सब कुछ लैक्स में कर लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं, क्या निकल जाएगा इससे? ठीक है, ईपीएस निकलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन फ्री फ्लोट का दिया हुआ है, तो वो है 19,200। फ्री फ्लोट मार्केट कैप को अगर आप टोटल फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो मार्केट प्राइस निकल के आती है। मार्केट प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आएगी, और वो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ईपीएस भी है, तो मार्केट प्राइस और ईपीएस से आपका पी रेशियो भी आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ डिटेल यहाँ पे निकल सकती है। देखो क्या क्या निकालते हैं हम। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 19,200 फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 12 लाख। रफ वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आती है 16। यहाँ एक करेक्शन आएगा, ये 1920 रहेगा, ना कि 1920, और ये 480, 4.8 इंटू 100, 480 लैक्स, और एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया था, 1920। तो हमारा 1920 लैक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हुआ, नंबर ऑफ शेयर 12 लाख, तो मार्केट प्राइस हो गई 160 की। अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे 75, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपका निकल के आएगा, जो कि आता है 12,000 लाख का। 12,000 लैक्स इज़ द टोटल मार्केट कैप, ठीक है। चला, अब आती है बारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि है सर 480 लैक्स का। नंबर ऑफ शेयर है 75, तो इससे आ जाएगा ईपीएस, वो आया सर 6.4। अब ध्यान देना, आपके पास में मार्केट प्राइस भी है और ईपीएस भी है, इन दोनों से क्या आता है? पी रेशो। तो हमने क्या किया? पी रेशो निकाला। एक सेकंड, हमने निकाला पी रेशो, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, वो आ गया 25, पहला वाला आंसर। इसके बाद आगे देखो क्या दिया है। एज पर द सेबी गाइडलाइंस, प्रोमोटर्स हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर होल्डिंग टू 75%, ताकि वो अवॉइड कर सके डी लिस्टिंग फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब सेबी ने नई गाइडलाइन लाई, उन्होंने बोला देखो 84% तो बहुत ज़्यादा हो गया प्रमोटर्स का, आप लिस्टिंग भी करके रखना चाहते हो और ऑलमोस्ट सारी कंपनी आप ही के पास में है, पब्लिक के पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा स्टॉक खरीदने को ज़्यादा, तो ये तो गलत बात है। 75% तक आप होल्ड करके रख लो, बाकी 25% पब्लिक में अवेलेबल करवा दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि भैया हम डीलिस्ट तो नहीं होने देंगे, यानी कि सेबी की गाइडलाइंस के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपनी होल्डिंग 84% से 75 पे लानी पड़ेगी। दो ऑप्शन है इस चीज़ के, या तो आप कुछ शेयर्स बेच दो,
बेच दोगे आप पब्लिक में तो भी आपकी होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि नए शेयर्स इशू करो एज अ बोनस, और वो सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दो, यानी कि वो जो 12 लाख है आप खुद मत लो, उनको दो। तो उससे होगा क्या, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 75 लाख के, ये बढ़ जाएंगे ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा, आपके फिर भी 63 रहेंगे। तो आपकी होल्डिंग टोटल जो बढ़ी हुई नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें आपकी होल्डिंग कम हो जाएगी अपने आप परसेंटेज में। यानी नंबर ऑफ शेयर्स आप उतने ही रख रहे हो, आप टोटल शेयर्स बढ़ा दे रहे हो ताकि आपकी परसेंटेज वैसे ही कम हो जाए। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कि आपकी होल्डिंग जो 63 लाख की 84% है वो 63 लाख की 75% बन जाए। अब ध्यान देना, आपकी 63 लाख के शेयर्स की होल्डिंग 75% बनने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी में 84 लाख होने चाहिए। अभी है सिर्फ 75, यानी कि 9 लाख शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे हमें, एडिशनल शेयर्स। और ये सारे के सारे शेयर्स किसको जाने चाहिए, आपको नहीं मिलने चाहिए। आपके तो 63 ही रहेंगे 75% पे, ये सारे शेयर्स मिलने चाहिए उन 12 लाख शेयर्स को जिनके पास भी वो 12 लाख शेयर्स है माइनॉरिटी वाले। तो बोनस रेशो क्या आ गया, ये बोनस ही तो बांट रहे हो ना आप, 12 लाख वालों को 9 लाख बांट रहे हो, यानी कि आपका हो गया 3:4 का बोनस रेशो। हर 4 के बदले 3 बांट रहे हो, वो भी सिर्फ फ्री फ्लोट वालों को, माइनॉरिटी वालों को, ये बोनस रेशो आ गया। अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एंड आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस, ये देखो बिफोर तो मैंने बता दिया, बोनस के पहले जो मार्केट प्राइस थी 160 थी। बोनस के बाद क्या होगा, बोनस तो सिर्फ आप अपने कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही उठा के शेयर कैपिटल में डालते हो, टोटल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि टोटल वैल्यू इतनी ही रहेगी 12,000 लाख। अब उस टोटल वैल्यू को 12,000 लाख को आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे नए वाले, पहले तो 75 थे, अब कितने 84 लाख शेयर्स हो गए ना। तो अब अगर आप ऐसा करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी 142.86। ये है नए शेयर से डिवाइड किया तो, पहले हमने 12,000 को अगर 75 से डिवाइड करते तो 160 आता, अब वही 12,000 को 84 से डिवाइड करोगे, ये नए शेयर्स है बोनस इशू करने के बाद जो नए हो गए थे, तो ये नई मार्केट प्राइस आ गई। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी आफ्टर द बोनस शेयर। देखो फ्री फ्लोट वाले कितना परसेंट होल्ड करके रख रहे हैं, 25% होंगे ना। अब 75% तो प्रोमोटर्स है, तो 25% किसका हो गया, फ्री फ्लोट का। तो उनका मार्केट कैप कितना हो गया, 12,000 का 25%, यानी कि 3,000 लाख। इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जो मार्केट प्राइस आई है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 21 लाख। पहले 12 लाख शेयर्स थे उनके पास, 9 लाख आपने और दिए, वो हो गए 21 लाख। मार्केट प्राइस ये रही, 21 लाख ये रहे। तो आप दोनों तरीके से निकालोगे, आंसर 3,000 लाख ही आता है। 142.86 मल्टीप्लाइड बाई 21, या फिर सीधा 12,000 का 25% ले लो। मुझे तो यही सही लगता है, 12,000 का 25% ले लो, कैलकुलेशन कम होते हैं और क्लैरिटी भी आती है। तो सारी चीज़ें आ गई आपकी यहाँ पे। ये देखो 75, 25 का पी, मार्केट प्राइस ये 3:4 का बोनस, मार्केट प्राइस पहले 163, अब 142.75, और ये 29.9775 करोड़, या फिर आप बोलो 3,000 लाख। चलो ये क्वेश्चन आप ले लोगे होमवर्क। ये भी बोनस, मार्केट प्राइस, बोनस के बाद और फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करता है, तो सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 36 इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ा इसमें हम इंटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स की मदद लेंगे। देखो सर, एक्स लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर। इसमें भी सेम कहानी, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और सीधा नीचे आओगे तो ये नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है। ये रहे नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट कैप को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो मार्केट वैल्यू, तो मार्केट प्राइस तो आपको पता चली जाएगी। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं जो आसान है सर। सो 75 लाख को 1 लाख से डिवाइड करता हूँ, तो मेरी मार्केट प्राइस यहाँ पे 75 आ जाएगी, और 90 लाख को
60,000 से डिवाइड करते हैं तो 150 मार्केट प्राइस आ जाती है। इसमें एक्वायरर कौन है? एक्वायरर और टारगेट। तो देखो टारगेट कंपनी की मार्केट प्राइस ज़्यादा आ रही है, अगर रेशो निकालोगे तो वो 2:1 आता है, 150/75, तो ये 2:1 का रेशो बनता है। अब बारी है सर ईपीएस निकालने की। अब ईपीएस निकालने का ही सबसे बड़ा काम है इसमें, अदरवाइज बाकी सब कुछ ईजी है। चलो देखो, सबसे पहले आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका बताऊँ कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36। तो आपका जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ होता है सेल्स, यहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ होता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ होता है परचेसेस, और यहाँ होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज़ को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो है सर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% है, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 20% है तो ये 80% हुआ ना टोटल सेल्स का। मानते हो बात को कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल सेल्स का कितना हुआ, 80% हुआ। चलो इतना ध्यान में रखना। अब आता हूँ दूसरी बारी बात पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपके सीए इंटर में फॉर्मूला हुआ करता था, विच इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक लेते थे। क्वेश्चन में ना एवरेज स्टॉक लेने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला भी गलत नहीं होता था कि एवरेज स्टॉक की जगह आप क्लोजिंग स्टॉक ले लो। मानते हो बात को? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में इन्वेंट्री टर्नओवर और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला और उसको 80% से डिवाइड करेंगे तो हमें सेल्स की फिगर मिल जाएगी। हमारा पहला पर्पज़ है सेल्स तक पहुंचना। आ जाओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स 4 टाइम्स, और ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको 15 लाख और 5 लाख दिया है। आप फॉर्मूले में देखोगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको इधर ट्रांसफर करने के बाद, ताकि सीओजीएस निकले। तो आप इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीओजीएस आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कौन सी एक्स और वाई है, 5 × 15 करोगे दैट 75 lakhs, और 4 × 5 करोगे दैट्स 20 lakhs। जगह कम है तो हम थोड़ा राउंड ऑफ में काम करते हैं। 75 और ये 20, मानते हो? अब इसका परसेंटेज हमने निकाला तो वो 80-80 आया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20 है, तो इसके बेसिस पे हमारा सेल्स आ जाएगा 93.75 और 25 lakhs, ठीक है। तो आपका ये पार्ट यूज़ कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी कर लिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, इसका आज से ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। अब सेल्स के बाद में ये वाला पार्ट आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा, वो है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब सारे ऑपरेटिंग खर्चे, और ये खुद अकेला 86% है। आप मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खुद 80% है, तो बचा तो सिर्फ 20% है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20% से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए, अगर सिर्फ दूसरे खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स को छोड़ के तो। बट अगर ये 86% है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट इंक्लूड्स COGS एज वेल। 80% का COGS है इसके अंदर, और 6% का आपका हो गया क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बाकी के खर्चे। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ मैच नहीं करती। आप जाओगे तो 80% COGS बोलोगे और 70% के 78% के खर्चे बोलोगे, तो हो सकता है हम इनकम में कुछ ले ले। बट ऑल एंड ऑल ये जो खर्चे हैं, या तो आप इसको इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान सकते हो या एक्सक्लूडिंग मान सकते हो। एक में इंक्लूडिंग, एक में एक्सक्लूडिंग नहीं मान सकते, वो अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो मैं इंक्लूडिंग मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सर 86% और 78%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर इतने हैं तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, वो आएगा 14% और 22%। इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप EBIT कहते हो,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 93.75 का 14% आया 13.125 और 25 का 22% आया 5.5। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस आएगा, पी रेशो तो निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस से डिवाइड किया तो पी रेशो भी आ सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइस हम 75 और 150 निकाल चुके हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको पता है 1 लाख और 60,000। ठीक है, आ जाओ। इंटरेस्ट क्या है, 12% डिबेंचर्स 10 लैक्स के हैं तो कितना हो जाएगा 1.2 लैक्स यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। और दूसरे वाले केस में 10% है 1440 पे तो 1.44 आ गया। बैलेंस 13.125 माइनस 1.2 दैट्स 11.925, ये आ गया 4.06। टैक्स का रेट देखो 30% दोनों के लिए सेम है, यानी कि 70% डायरेक्ट आफ्टर टैक्स में निकाल सकता हूँ। आप डायरेक्ट 70% से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.3475। तो यहाँ पे मेरा ईपीएस आ जाएगा 8.3475 और यहाँ आ जाएगा 4.7367। कुछ राउंडिंग ऑफ के बारे में तो दिया हुआ नहीं है। सो देखो, आपका दो चीज़ें आपको निकालनी थी, ईपीएस और मार्केट प्राइस, ये रही। अब आपको निकालना है स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस एंड मार्केट प्राइस रिस्पेक्टिवली एज अ वेटेज ऑफ 40 एंड 60%। सेम वैसे ही निकालना है जैसे अभी तक के 2-3 क्वेश्चन में आप करते आए हो। वहाँ पे 3 चीज़ें होती थी, ईपीएस, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, यहाँ सिर्फ 2 ही है। तो अगर आप ऐसा लोगे तो देखो यहाँ पे आंसर ऐसा आ जाता है, ईपीएस आपने ले लिया, पी ले लिया। मैं डायरेक्ट एक्सचेंज रेशो के फॉर्मेट में ले रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव फैक्टर है। टारगेट बाय एक्वायरर हमारा फॉर्मूला होगा, हायर द बेटर। तो ईपीएस का क्या आएगा 4.7367 डिवाइडेड बाय 8.3475, तो ये आता है रेशो 0.5674:1 और ये आता है 2:1। अब इनका वेट ले लो। वेटेज इन्होंने बोला है ईपीएस का 40% और मार्केट प्राइस का 60%, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आता है 0.227 और ये आता है 1.2। सो टोटल हो गया 1.427, या आप 1.43 भी ले लो। चलो पहले चेक कर ले, ये रहा, आया 1.427। सारी कहानी एग्जैक्ट वही है जो आपने यहाँ पे देखी। ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, 20% है तो 80% हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इससे सेल्स आ गया। ये दोनों सेल्स रख के ऑपरेटिंग खर्चे, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी लिया। इस ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ईपीएस आया। मार्केट प्राइस यहाँ दिया था, पी रेशो निकाल लिया इन लोगों ने। ये देखो, पी रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, अब उसके बाद तो कहानी वही रिपीट है जो आप सेकंड नंबर के क्वेश्चन से करते आए थे, मर्जर के बाद का ईपीएस, मार्केट प्राइस और गेन और लॉस निकालना। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। वापस से आप क्या करोगे, दोनों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टोटल करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से निकालोगे मैं बताता हूँ, ये रहा, ये नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन दोनों की टोटल करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, ये रहे 1.427 शेयर्स दे रहे हो आप उनको हर एक के बदले, टोटल उनके पास 60,000 शेयर्स है। तो 60,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 लाख में ऐड करोगे, फिर ईपीएस आएगा और उनका जो पी रेशो निकला ये वाला फिगर एक्वायरर का, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट प्राइस आएगा, गेन और लॉस सब कुछ बाकी सेम है सर। तो वो चीज़ें हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 तो आसान है वैसे, पर ले लेते हैं। चलो 37, 38 लेंगे, 39, 40 आपका होमवर्क जाएगा। आ जाओ, देखो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू फॉर्चून इंडिया लिमिटेड हैविंग 2 डिविजन्स। एक कंपनी है जिसके 2 डिवीजन है। एक डिवीजन है सर फार्मा का और दूसरा डिवीजन है एफएमसीजी का, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड इज कंसिस्टिंग ऑफ 3,000,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच।
यानी देख रहे हो 3,000 लाख शेयर्स है, 1 रुपये की पेड अप वैल्यू है, तो 3,000 का शेयर कैपिटल हुआ। फॉर्चून इंडिया लिमिटेड डिसाइडेड टू डीमर्ज, ये क्वेश्चन मर्जर का है ही नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है डीमर्जर की। हम अलग हो रहे हैं, तो हम पूरी कंपनी को अलग नहीं कर रहे, हमने डीमर्ज करने का सोचा फार्मा डिवीजन को एज फॉर्चून फार्मा लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2009। हमारी कंपनी में 2 डिवीजन है, एफएमसीजी और फार्मा, उसमें से फार्मा की हम अलग से कंपनी बना दे रहे हैं। तो जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड में अभी 2 डिवीजन है, एक ही रह जाएगा बाद में, वो है एफएमसीजी। तो फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी लिमिटेड और फॉर्चून फार्मा लिमिटेड, ये 2 कंपनी रहेगी। अब ध्यान देना, डिटेल्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 और फार्मा की 1 अप्रैल 2009 आपको दी हुई है। डिफरेंस देखना, ये इंडिया की 31 मार्च 2009 है, यानी कि ये डेट है बिफोर डीमर्जर, और ये डेट है आफ्टर डीमर्जर। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इसका मतलब है फॉर्चून इंडिया की इस डेटा में फार्मा और एफएमसीजी दोनों इंक्लूडेड है, और ये इसमें से फार्मा निकाल दोगे तो ये इधर आया है। सिंपल भाषा में ये जो इंडिया, ये बिफोर डीमर्जर है, इसके अंदर दोनों डिवीजन इंक्लूडेड है। तो ये फार्मा में जो वैल्यूज देख रहे हो आप यहाँ पे, ये ऑलरेडी इंडिया में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये डेटा जो इंडिया का दिया हुआ है, फॉर्चून इंडिया का, सर ये डेटा है 31 मार्च 2009 का, और ये उसके अगले दिन का, जब फॉर्चून फार्मा अलग हो चुकी थी। तो उसके ही अगले दिन का अगर आप निकालोगे फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का एफएमसीजी का, तो कैसे निकलेगा? इस 3000 में से 400 को माइनस कर दो, बचा कुचा एफएमसीजी का निकलेगा। पर इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। जैसे सेकंड वाला पार्ट देखो, 800 में से 2400 कैसे माइनस करोगे अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया पता है, एक को माइनस ना करते हुए टोटल को माइनस करा। देखो असेट्स तो यहाँ से शुरू हो रहे, ये है तीनों लाइबिलिटीज, आप लाइबिलिटीज की टोटल कर लो। अगर लाइबिलिटीज की टोटल करोगे तो ये आता है 25,000 और ये आता है 4,100, यानी 25,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो 20,900। ये एक डिवीजन, ये 2 डिवीजन, और ये 1 और 2, इन दोनों की टोटल। इस तरह से कहानी बनी है, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई सिर्फ लाइबिलिटीज। इसी तरह से आप असेट साइड भी कर लोगे। वो आता है 25,100, 25,100, और ये 70,000, तो वो आएगा 44,900। सो ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन डीमर्जर होने के बाद। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड। पहले तो इंडिया लिमिटेड थी, उसमें हम शेयर होल्डर थे। अब आप मेरी एंगल से देखो, मेरी एक कंपनी जिसके अंदर 2 डिवीजन है, उसमें से एक डिवीजन उठा के मैं एक अलग कंपनी बना देता हूं, तो उसका ओनर कौन? मैं, ठीक है। उसके शेयर किसको मिलेंगे? मुझे। और मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर है? 3,000 लाख। तो उस कंपनी के मुझे कितने शेयर दिए जाएंगे आगे देखेंगे। विदाउट एनी कंसिडरेशन, ऑब्वियसली कोई पैसा थोड़ी लिया जाएगा मुझसे अलग शेयर देने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ओनर हूं। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड असेट्स आर एट बुक वैल्यू, तो ये हमने लिखा यहां पे, बुक वैल्यू पे ही हम असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मर्जर के बाद ध्यान देना, यहां पे लिखता हूं फॉर्चून इंडिया, डेटा लेंगे फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, फॉर्चून फार्मा लिमिटेड, ठीक है। मर्जर के, डीमर्जर के बाद का एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9-10, 1 अप्रैल 2009 से आगे का, यानी डीमर्जर का है, वो है 11,400 लैक्स इंडिया के लिए और फार्मा के लिए 1470। सो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,400 और ये है 1470 लैक्स। इसके बाद क्या क्या दिया है देखो, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस दिया है फॉर्चून फार्मा का 24.50,
नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आएगा, पी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट प्राइस आएगा, और यहाँ मार्केट प्राइस दिया है 24.50 फॉर्च्यून फार्मा का। इसके बाद एवरेज पी रेशियो एफएमसीजी सेक्टर का 42 है, फार्मा का 25 है। अब जो इंडिया लिमिटेड बची है ये तो एफएमसीजी हुई ना, ये है 42, ये है 25, ठीक है, विच इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर बोथ द कंपनीज। अब आप नंबर ऑफ शेयर भी देख लो, फॉर्च्यून इंडिया के तो 3000 लाख थे पहले से ही, अब इतना डेटा दिया हुआ है। आगे, द रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून फार्मा आर टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया। फॉर्च्यून इंडिया के पास 3000 शेयर्स है, आप फार्मा के कितने शेयर्स इशू कर रहे हो पहले तो ये निकाल लो, उसको 3000 से डिवाइड करोगे आपको रेशियो पता चल जाएगा। फिर मार्केट प्राइस इंडिया लिमिटेड की और बुक वैल्यू दोनों कंपनीज की, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकाल सकता हूँ? वो आ गया 3.8। उस ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ 159.6, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ उल्टा कैलकुलेशन चालू करो, रिवर्स में, मार्केट प्राइस को पी रेशियो से डिवाइड करो, 0.98 आ गया मेरा ईपीएस। अब आप बताओ, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1470 है, ईपीएस 0.98 है, दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर नहीं आ जाएंगे? तो इसके नंबर ऑफ शेयर आते हैं 1500। कितने शेयर इशू कर रहे हो फार्मा के? 1500 नंबर ऑफ शेयर्स लैक्स में, और किसको दोगे? ये इंडिया वालों को, जो कि है 3000। तो क्या रेशियो बनता है? 0.5:1। तो रेशियो जो बनता है वो है 1500 डिवाइडेड बाय 3000, दैट्स 0.5:1। ये पहला आंसर। इसके बाद मार्केट प्राइस एफएमसीजी की वो रही 159.6। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? शेयर होल्डर्स फंड लेंगे हम, यानी कि टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएंगे, उनको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, जो कि है 3000 और 1500। ये देखो, हमने जो अभी अभी निकाला डेटा, जैसे ये असेट साइड हो गई आपकी 44,900 और 25,000, 25,100, 44,900, और पिछले पेज से लाइबिलिटी लोगे तो वो ये आती है। तो नेट वर्थ आ गई दोनों की 21,000 और 24,000। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, इसके है 1500, इसके है 3000, तो ये आ जाएगा 14 रुपीज़, ये आ जाएगा 8 रुपीज़। ये आ गई आपकी बुक वैल्यू। कहानी खत्म। देखा, नेटवर्थ लिया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, बुक वैल्यू आ गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग था थोड़ा डीमर्जर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 38 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ब्रेक लेता हूँ सर, ब्रेक के बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 38, 39, 40 ये तीनों सेम क्वेश्चन है। 38 सबसे बड़ा है, 39 भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, और 40 वाला थोड़ा छोटा है आई थिंक। तो 38 लेंगे, बाकी दो आपके पास में होमवर्क आएगा प्रैक्टिस के लिए। सी यू सर आफ्टर द ब्रेक। देखो, वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर दिस ब्रेक, और अब क्वेश्चन नंबर 38 की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी आएगा। बैंक आर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 एंड डूइंग बैंकिंग इन इंडिया। द बैंक इज फेसिंग डू और डाई सिचुएशन। देर आर प्रॉब्लम्स of gross NPA at 40% and CAR और CRAR बोलो, कैपिटल एडिक्वेसी या कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो एट 4%। अब सबसे पहले ये है बैंक आर। पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। एक बैंक है जो कि बहुत बुरी हालात में है अभी, और उसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो है 40%। तो आप इसको पहले से फॉर्मूला समझो। NPA ग्रॉस NPA का जो रेशियो बनता है, इट इज़ नथिंग बट जो NPA है डिवाइडेड बाय एडवांसेस। यानी बैंक का काम क्या होता है? लोगों से पैसा लेना और मार्केट में लोन देना। तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, बैंक वाले आपको 4% देते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट पे, सामने वाले से 12 से लेके 15% तक लेते हैं। तो ये जो लोन दिया जाता है बैंक द्वारा, जैसे नीरव मोदी और दूसरी कंपनीज को, अडानी, रिलायंस, ये है वो एडवांसेस जो लोन दिया गया। इसमें से जितना भी लोन
अब शायद वापस नहीं आ सकता क्योंकि सामने वाली कंपनी या सामने वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया, फ्रॉड कर दिया, भाग के चला गया। सो किसी न किसी कारणवश अगर वो लोन हमारा बैड डेब्ट्स बन जाता है, वापस अगर नहीं आ सकता, तो उसे एनपीए करार दिया जाता है। ये एक निगेटिव फैक्टर है। ये जितना कम रहे उतना अच्छा है और जितना ज़्यादा रहे उतना बुरा है। अब आप इस क्वेश्चन में देखना कि बैंक आर का जो एनपीए है वो है 40%। सोचो 100 रुपये का लोन दिया, 40 रुपये का लोन अब वापस आएगा ही नहीं कभी वापस। इतना बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? चलो, और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, सीएआर या फिर सीआरएआर, यानी कि एक आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके टोटल असेट्स में कितना रिस्क है, मतलब रिस्की असेट्स आपके पास कितने हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है। और उस असेट्स के, रिस्की असेट्स के कंपैरिजन में आपके पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो पता लगाया जा सकता है। तो जितना वो ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके रिस्की असेट्स है 100 रुपये के और उसके अगेंस्ट अगर आपके पास में कैपिटल है 20 रुपये का, तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, ये 100 रुपये का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बैड डेब्ट्स है, ये रिस्की एसेट्स है, यानी कि इन पे खतरा मंडरा रहा है, इनमें से कुछ अमाउंट शायद वापस नहीं आएगी या नुकसान हो जाएगा। तो इनमें से जितना भी नुकसान हो सकता है उसके अगेंस्ट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है कि कल जाके अगर ये नुकसान हो भी गया तो भी आप रिकवर कर सकते हो अपने पास जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स आपने क्रिएट करके रखे हैं। तो ये रिजर्व्स जो आप क्रिएट करके रखते हो, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। थोड़ा नाम पे ध्यान देना कि आपके पास कितना कैपिटल है जो कि एडिक्वेट रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा रिस्की वेट के अगेंस्ट में, रिस्की असेट्स के अगेंस्ट में। तो जो असेट्स रिस्की है उसके अगेंस्ट में क्या आपके पास कैपिटल एडिक्वेट है, ये है सर सीएआर रेशो। अच्छा, सीएआर का फॉर्मूला क्या हो गया कि आपके पास कैपिटल कितना है एज अगेंस्ट द रिस्की असेट्स। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, पॉजिटिव है। तो आप देखना इस कंपनी के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो सिर्फ 4% है, एनपीए 40% है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए वही है, एनपीए ज़्यादा, सीएआर कम। ठीक है, तो इसीलिए ये डू और डाई की सिचुएशन फेस कर रही है। नेट वर्थ है जो कंपनी का वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट में शेयर्स भी कुछ अच्छी तरह से ट्रेड नहीं हो रहे। लास्ट हफ्ते जो पिछला हफ्ता था उसमें उनकी जो शेयर की प्राइस की ट्रेडिंग हुई थी वो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से हुई थी। तो अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, वो है सबसे पहले तो एनपीए, सीएआर और मार्केट प्राइस, ये हो गई बैंक आर। एनपीए 40%, सीएआर 4% और मार्केट प्राइस 8 रुपये। सिंपल सी बात है। अब आरबीआई का ऑडिट हुआ, आरबीआई के ऑडिट में ये बोला गया कि भैया आप अपनी कंपनी को या तो लिक्विडेट कर दो, ख़त्म कर दो, या तो आप अपनी कंपनी किसी और को बेच दो, दूसरी बैंक को, वो अपने में मर्ज कर लेगी और वो संभाल लेगी। तो अब आई बैंक पी पिक्चर में। बैंक पी प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है जिसका ग्रॉस एनपीए 5% है और नेट एनपीए देखोगे तो 0% है। अब आप बोलोगे सर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या फ़र्क है? ग्रॉस एनपीए मान लो आपका 10 रुपये का है, ठीक है, यानी कि 10 रुपये का आपको नुकसान हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, और उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन करके रख ली 10 रुपये, यानी कि अपन ने अलग से पैसा निकाल के रख लिया 10 रुपये का, तो नेट एनपीए आपका क्या हो गया? 0। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितना भी आपका ग्रॉस था उतना आपने प्रोविजन पूरा करके रखा है, तभी नेट 0 आएगा। ठीक है, मान लो कि मुझे कल 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैंने 100 रुपये अलग से निकाल के रख लिए, इसलिए मुझे जो खतरा आएगा वो 0 का रहेगा क्योंकि मेरे पास है पैसा उस खतरे के लिए, प्रोविजन उसी को बोलते हैं। सो ये आ गया नेट एनपीए 0। ठीक है, नेट वाली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, बैंक आर का भी ग्रॉस ही दिया हुआ है। और हमारा जो सीएआर है वो देखो कितना अच्छा है, 16% तक है। ठीक है, बैंक पी का। अब उसके बाद उसके शेयर की जो प्राइस है पिछले हफ्ते की वो है 128। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ बेसिस डिसाइड किया है कि जो मर्जर होगा वो इस बेसिस पे होगा कुछ। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बैलेंस शीट ऑफ बोथ द बैंक्स आर एज फॉलोज। थोड़ा ध्यान देना,
पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस की टोटल करोगे तो वो आएगा 210 लाख और ये आएगा कुछ 6000 लैक्स आता है। 500 प्लस 5500 140 और 70, ये सर टारगेट है, ध्यान देना। पहले टारगेट की डिटेल दी है, बाद में एक्वायरर की डिटेल दी है, हर बार की तरह नहीं है कि एक्वायरर के पहले दी गई है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, वो है सर पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू पर शेयर। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 10 रुपये पर शेयर का होगा। इस क्वेश्चन में बिना अज्यूम किया आपका नहीं चलेगा। अज्यूम फेस वैल्यू 10 रुपये की, तो इससे होगा क्या, इससे आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे 140/10 14 लैक्स और 500/10 50 लैक्स, ये हो गए नंबर ऑफ शेयर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलता है सर बुक वैल्यू पर शेयर, इसके है 14, इसके है 50। सो 210/14 करोगे 15 रुपये इसकी प्राइस आती है, 6000/50 करोगे तो 120 इसकी प्राइस आती है। बुक वैल्यू पर शेयर भी आ गई आपकी इस तरह से। तो ये आप ले लो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर 15 और 120, ये चार आपके बेसिस बनेंगे सर एक्सचेंज रेशो निकालने के लिए। लेकिन अब इस चीज़ में एक ध्यान देना थोड़ा, इसमें एनपीए आपका एक निगेटिव फैक्टर है और हमने सीखा था कि निगेटिव फैक्टर में एक्सचेंज रेशो एक्वायरर बाय टारगेट होता है, ना कि टारगेट बाय एक्वायरर। इसके अलावा सीएआर, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, ये तीनों पॉजिटिव फैक्टर है, ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला रहेगा टारगेट बाय एक्वायरर और सिर्फ पहले वाले के लिए फॉर्मूला रहेगा एक्वायरर बाय टारगेट। देखो, ग्रॉस एनपीए, ठीक है, एनपीए में एक्वायरर बाय टारगेट, टारगेट बाय एक्वायरर, टारगेट बाय एक्वायरर, टारगेट बाय एक्वायरर। चलो, तो मैं रेशो निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, एक्सचेंज रेशो, या फिर हम यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं एक्वायरर और टारगेट की। एनपीए इसका था 5% का, इसका था 40 का, सीएआर 16 4, मार्केट प्राइस 128 8, बुक वैल्यू थी 120 और 15, ठीक है। तो जो फॉर्मूला उस हिसाब से लेते हैं, 5/40, ये 0.125:1, 4/16, 0.25:1, मार्केट प्राइस 8/128, 0.0625:1 और 15/120, 0.125:1। क्या करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके वेट को तो कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे सिर्फ एक्वायरर वाला जो जितना देना बनता है उससे। सो 0.125 इंटू 0.30, 0.0375, 0.25 इंटू 0.20, 0.05, 0.0625 इंटू 0.40, 0.025, 0.0125, ये देखो ये आ गया 0.125:1 आपका रेशो आया। यानी उनके हर एक शेयर के बदले आप अपना सिर्फ 0.125 शेयर दोगे। अब उनके टोटल शेयर कितने हैं, उनके टोटल शेयर निकले थे कुछ 14 लैक्स, याद है, ये रहा 14 लैक्स। तो 14 लैक्स के बदले आप कितना दोगे, 0.125 इंटू 14, आप अपना सिर्फ 1.75 लाख शेयर्स दोगे, ठीक है। और टोटल असेट्स आप देखना 210 लाख के, तो इतना ही आपका असेट्स और लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। आ जाओ इधर देखते हैं थोड़ा सा। इट वॉज डिसाइडेड टू इशू शेयर्स एट बुक वैल्यू of bank P to the shareholders of bank R. All the assets and liabilities are to be taken over at book value. एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है एंट्री। अच्छा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सारे असेट्स को जो बुक वैल्यूज़ है उस पे ले लो डेबिट, लाइबिलिटीज़ को भी
आप कर दो क्रेडिट, अब आएगा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1.75 लाख शेयर्स आप दे रहे हो उनको अपने, जिसमें हर एक की प्राइस हमने अज्यूम करी थी 10 की, तो 17.5 लाख आपका कैपिटल में क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल, और बाकी का सारा जाता है सर कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा बचा कुचा। कितना जाएगा सर? 210 लाख में से 17.5 लाख, यानी कि 192.5। बस ये दो एंट्री का ध्यान रखना है। सारे असेट्स को उठा लो और टोटल कर लो। अदर लाइबिलिटीज़ जो है ये 890 प्लस 2500 हो जाएगा, 48,500 और 5,100 का टोटल हो जाएगा, सबका टोटल हो जाएगा। अल्टीमेटली सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस वो इस तरह से एंटर होंगे, क्योंकि उस कंपनी का तो खात्मा ही करना है, हमने ख़त्म कर देना उस कंपनी को। जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो ये जो दो रो है ना ये भी ख़त्म हो जाते हैं, तो अब इस 140 और 70 का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके रिजर्व 70 के कोई काम के नहीं, हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ ले चुके हैं। टोटल 210 का बैलेंस आता है, उसमें से 17.5 इसके शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, जो 17.5 है वो इसके शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 517.5, ये रहेगा 5,500, और एक और नया हेड क्रिएट होगा कैपिटल रिजर्व का 192.5। इन तीनों की टोटल आएगी आपकी 6,210, यानी कि ये 210 और उसका 6,000। इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी सर। बाकी सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज के टोटल देखो, ये 1.75 लाख शेयर्स आएंगे, इसके बाद में 210 लाख शेयर कैपिटल 17.5, तो कैपिटल रिजर्व 192। ये देखो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आप देखोगे तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल 500 प्लस 17.5 17.5 आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस जो पहले था उतना ही है, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस अमाउंट आ गया 192.5 का यहाँ से, ठीक है। और डिपॉजिट देखना, ये 40 प्लस 4,000 44,000 हो गए। अब दोनों ये जो दोनों बैलेंस शीट थी, इतना डेटा जो है वो एज इट इज़ आपने ऐड कर लेना है दोनों का, दोनों कंपनी का, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या पूछती है, यानी क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले तो स्वैप रेशो बताओ, तो हमने निकाला 0.125:1। फिर कितने शेयर इशू करेंगे, 1.75 लाख शेयर्स इशू करेंगे। कैसे निकाला कि उनके 14 लाख शेयर्स थे, 0.125 से मल्टीप्लाई किया तो 1.75 आया। इसके बाद बैलेंस शीट बनाने बोला, हमने बनाया। अब लास्ट कैलकुलेशन देखो, वो बोलता है कि मर्जर के बाद का CAR और ग्रॉस NPA बैंक पी का निकालो। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है सर, मर्जर के पहले का दोनों कंपनी का निकाल लो और उसको टोटल कर लो दोनों का, और फिर आपका मर्जर के बाद का निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 38, जैसे हम CAR लेते हैं, ठीक है। CAR का पहले तो फॉर्मूला ले लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये है कि आपके पास कितना कैपिटल है एज अगेंस्ट द रिस्की असेट्स। तो मैं बैंक R लेता हूँ, बैंक P लेता हूँ। इसमें क्या था देखो, इसमें हमारा यही फॉर्मूला अगर मैं रखता हूँ तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका सिर्फ 4% था, और उसके पास कैपिटल था सिर्फ 210 लाख का, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इससे रिस्की असेट्स आ जाएंगे, वो कितने आते हैं सर, 210 डिवाइडेड बाय 4%, यानी इसके रिस्की असेट्स कितने थे, 5,250 लाख। ऐसा ही बैंक P का निकाल लो, उनका 16% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था, 6,000 का टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी इतना उन्होंने कैपिटल रखा था अपने पास, तो इससे रिस्की असेट्स आ जाएंगे। वो आते हैं रिस्की असेट्स 37,500 के। अब मुझे बताओ दोनों का मिला के रिस्की असेट्स कितना हो गया मर्ज्ड एंटिटी में, 37,500 प्लस 5,250, ये हो गया सर 42,750, ठीक है। दोनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया सर, 6,210। तो क्या हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं निकाल सकते, 6,210 का कैपिटल है हमारे पास 42,750 के अगेंस्ट में, तो वो परसेंटेज आता है कुछ 14.53%। कहानी खत्म। हमने इंडिविजुअल निकाला ताकि ये वाली फिगर का टोटल कर सके। ऐसे ही NPA का निकालना है। देखो NPA का कैसा होगा,
ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज है इज इक्वल टू एनपीए डिवाइडेड बाय जो एडवांसेस आपने दिए हैं लोन। अब आप बैंक आर पी और मर्ज्ड का निकाल लो। आपका एनपीए का परसेंट है 40% आर का, ठीक है। एनपीए की फिगर आपको नहीं पता, लेकिन एडवांसेस आपको पता चल जाएंगे डेटा बैलेंस शीट से। अगर आप आओगे इसमें, ये आर है ये पी है, ये वाली फिगर देखो, ये है लोन जो आपने दिया है 3,500 लाख का और 27,000 3,500 लैक्स का। इसके केस में 5% है ना एनपीए ग्रॉस इज इक्वल टू एनपीए 27,000। तो इससे आपका एनपीए आ जाएगा 3,500 इंटू 40%, 1,400 लैक्स इसमें आ गया, 27,000 इंटू 5%, 1,350 लैक्स इसमें आ गया। तो दोनों का एनपीए पता चल गया हमको, दोनों का एडवांसेस भी पता चल गया। टोटल करोगे तो ये आता है 30,500, ठीक है, और ये आता है कुछ 2,750। तो आप फिर से एनपीए का परसेंटेज निकाल सकते हो मर्ज्ड एंटिटी का, वो है 2,750 बाय 3,500, दैट समवेयर अराउंड 9.02%। पहले इंडिविजुअल निकालो, उसका टोटल करके फिर से मर्ज्ड एंटिटी का निकालो। 14.53 9.02 9.02 14.53, कहानी खत्म, है ना। सीखने लायक चीज है। CAR इज नथिंग बट द टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स, और ग्रॉस एनपीए रेशियो इज नथिंग बट द एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स, यानी कि एडवांसेस जो आपने दिए। खत्म। चलो सर, अगला वाला क्वेश्चन भी देखो। ग्रॉस एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू इस पे दिया हुआ है, तो ये आप करेंगे, आपके पास छोड़ रहे हैं इसको। इसके बाद ये भी वही है, क्वेश्चन नंबर 40 XML बैंक है, इसका भी CAR रेशियो है, ग्रॉस एनपीए है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। ये पूछा गया था मई 2017 में 10 मार्क्स का, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था मई 2018 में, ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था। और अभी जो हमने देखा वो क्वेश्चन मई 15 में पूछा गया। तो मई 15 में 11 मार्क्स का, 18 में 12 मार्क्स का, और 17 में 10 मार्क्स का, ऐसे 15, 17 और 18 2000 में पूछा गया है। काफ़ी टाइम हो गया नहीं पूछा गया, तो चांसेस है कि आ सकता है, पर ये भी चांसेस है कि 3 बार अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो अब ऐसा कुछ आएगा नहीं। और अब आया तो ध्यान देना, कुछ रिवर्स कैलकुलेशन आ सकते हैं आपको। क्या रिवर्स कैलकुलेशन आएंगे ये भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। हो सकता है आपको स्वैप रेशो दिया जाए, हो सकता है आपको शेयर्स कितने इश्यू किए गए दिया जाए, मर्जर के बाद की बैलेंस शीट दे दे, मर्जर के बाद के ये रेशोज देते, और जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है वो निकालने पूछी जाए। तो डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा पेशेंटली और स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करते जब भी आ गया, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। चलो 40 तक तो क्वेश्चन सारे खत्म हुए। अब मैं आता हूँ अपना पहले पेज पे। आप ध्यान देना हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने ट्रू कॉस्ट, बायबैक, प्रोमोटर्स होल्डिंग, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, बोनस रेशियो, स्टॉक स्प्लिट, ये सेकंड वाला फेज कंप्लीट कर लिया। थर्ड फेज हम शुरू कर चुके हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो कि था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये भी हम खत्म कर चुके हैं। अब बहुत बढ़िया सा पार्ट आएगा अगले 5-7 क्वेश्चंस का, वो है मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि सर मैक्सिमम रेशियो और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो होता क्या है, और किसके लिए, बायर और सेलर। एक्वायरर के लिए कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना या निकालना, और सेलर यानी टारगेट के लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सर, मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो पे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो वेलकम बैक दोस्तों, दिस साइड मयंक, और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुरुआत करते हैं सर मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो से, एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना ज़रूरी है। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये एक कंपनी है एक्वायरर, जो दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहती है, और ये दूसरी कंपनी है टारगेट। एक्वायरर और ये टारगेट। अब इस कंपनी की मार्केट प्राइस लेट्स से 100 रुपये पर शेयर है, इसकी मार्केट प्राइस 50 रुपये पर शेयर है,
नंबर ऑफ़ शेयर ले लेते हैं 10, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 करोड़ मान लो, नंबर ऑफ़ शेयर तो 1000 करोड़, और इसकी नंबर ऑफ़ शेयर हम ले लेते हैं 5, तो इसकी वैल्यू हो गई 250 करोड़। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू तो हमारे पास आ गई दोनों कंपनी की। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक्वायरर जो है ये है बायर, मतलब ये दूसरी कंपनी खरीद रहा है, ये सेल कर रहा है। ठीक है, अब पार्ले जी बिस्किट, पता है मार्केट में जो बिस्किट बेचने वाला होता है वो कभी भी ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए में ये चीज़ बेचनी चाहिए। उसको तो जितना आए उतना कम है। ये फ़ोन ले लो, ये फ़ोन है, ये फ़ोन अगर मैंने आपको बेचना है तो मैं इसकी अपर लिमिट सेट नहीं करूँगा। जब भी फ़ोन बेचने निकालूंगा 1 लाख में बिक जाए, 2 लाख में बिक जाए, 5 लाख में बिक जाए, बहुत अच्छी बात है, ले लो। कोई 5 लाख में अगर ले रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन लोअर लिमिट ज़रूर सेट करूँगा ताकि मुझे नुकसान ना हो। तो मैं कम से कम, अब इसका तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल, तो 10,000 रुपये तो मैं कम से कम इसका लूँगा ही लूँगा। सो जो सेलर होता है ना, उसको मिनिमम वैल्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है निकालना, ना कि मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो उसको जितना मिले उतना अच्छा है। ठीक है, सेलर, बेचने वाला जो होता है उसको सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मिनिमम वैल्यू उसने क्या चार्ज करनी चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू बोलो, मिनिमम शेयर एक्सचेंज रेशो बोलो, मिनिमम कौन डिसाइड करता है? सेलर। और बायर क्या डिसाइड करेगा? मैक्सिमम। अब आप आईफोन लेने जाओगे और आपको कोई 5 लाख 10 लाख में आईफोन बेचेगा तो आप खरीदोगे क्या? नहीं, आपकी एक अपर लिमिट होती है कि भाई मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख तक का हमें आईफोन खरीदना है, उससे ऊपर नहीं। लेकिन आप मिनिमम अमाउंट डिसाइड नहीं करते। आपको अगर कोई 5,000 में भी आईफोन दे देगा तो आप मना थोड़ी करोगे। जो बायर होता है वो मिनिमम वाली साइड ओपन रखता है कि जितना कम में मिल जाए उतना अच्छा है। चाहता तो वो कम में है, लेकिन वो जो कैलकुलेट करेगा वो है, जो सेट करेगा वो है मैक्सिमम वैल्यू। बायर के लिए मैक्सिमम वैल्यू सेट करना ज़रूरी होता है, सेलर के लिए मिनिमम वैल्यू सेट करना ज़रूरी होता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आपको आएगा ना, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपको कि सेलर ने मैक्सिमम कितने में बेचना चाहिए। सेलर के लिए तो जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छी बात है। सो बायर के लिए ज़रूरी है, सेलर के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू कोई काम की नहीं है, कभी सेट नहीं करेगा। और मिनिमम वैल्यू बायर कभी सेट नहीं करेगा, सेलर हमेशा सेट करेगा। बायर के लिए भी क्या दिक्कत है, जितना कम में आ जाए उतना अच्छा है। अच्छा, अब सेलर अपनी कंपनी बेचना चाहता है एक्वायरर को, उसकी कंपनी की वैल्यू है 250। तो आप मुझे बताइए कि मर्जर के बाद, ठीक है, मर्जर के बाद, मर्जर दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्वायरर उसे कैश दे दे, या तो एक्वायरर उसे अपने शेयर्स दे दे। कैश दे देगा तो कम से कम 250 तो चाहिए ना टारगेट को, कम से कम। देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया वर्ड, कि कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, कैश दे दो तो सेलर बेच देगा, उनकी मार्केट वैल्यू भी 250 है तो उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स मिलने हैं हमें एक्वायरर कंपनी के, तो इस कंपनी के शेयर्स कितने मिलने चाहिए? उतने मिलने चाहिए कि हमारी मार्केट वैल्यू मर्ज होने के बाद 250 हो जाए, ताकि हमारा नुकसान ना हो। कम से कम इतने के तो शेयर्स दो। बात तो यही हुई ना कि कम से कम इतने के तो शेयर्स मिलने चाहिए। सो 250 करोड़ रुपीस के शेयर्स मिलने चाहिए। ये आती है सर परचेज कंसिडरेशन। मिनिमम वैल्यू जो टारगेट मांगेगा वो है 250। अब 250 का जो शेयर्स दिया जाएगा एक्वायरर ने, एक्वायरर देगा अपनी मार्केट प्राइस पे। तो 250 डिवाइडेड बाय अगर 100 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2.5 करोड़ शेयर्स आपने देने चाहिए। कितना आता है? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। 250 उनकी मार्केट वैल्यू मिनिमम वो मांगेंगे, हम हमारी मार्केट प्राइस पे देंगे, तो 2.5 करोड़ शेयर्स उनको देना बनता है। कहानी खत्म। अच्छा, उनके कितने शेयर्स थे? उनके पास देखोगे 5 करोड़ के शेयर्स थे, बराबर है। तो आप ये बोल सकते हो कि 0.5:1 मिनिमम एक्सचेंज रेशो बनता है। टारगेट कंपनी जो है मिनिमम इस एक्सचेंज रेशो के साथ जाएगी, इससे कम शेयर्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती टारगेट कंपनी, क्योंकि इतना एक्सचेंज रेशियो इंश्योर करता है कि उनकी मार्केट वैल्यू 250 हो। ठीक है, और ये तो बात हो गई सर मिनिमम वाली।
अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वाली। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर बायर खरीद रहा है तो बायर मैक्स टू मैक्स कितना पैसा देने के लिए रेडी रहेगा सेलर को। बायर इतनी चीज़ इंश्योर कर लेगा कि मर्जर के पहले जो हमारी मार्केट वैल्यू थी, मर्जर के बाद में भी हमारी मार्केट वैल्यू 1000 की रहनी चाहिए। उसके अलावा जितना भी बचता है वो हम सारा देने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मर्जर के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू हो जाती है 1500 करोड़ या 1400 करोड़ ले लो। सो ये आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू है कंपनी की। बिफोर मर्जर एक्वायरर की वैल्यू उसमें थी 1000 की, तो वो चाहेगा कि यार मेरी जो 1000 की वैल्यू है आफ्टर मर्जर भी उतना तो रहे कम से कम, जहां मुझे नुकसान नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो 400 करोड़ रुपए बचता है जो मैं इसको देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 करोड़ की वैल्यू उनको मैं दे सकता हूँ। 400 करोड़ के मैं शेयर्स दूंगा उनको अपनी मार्केट प्राइस पे, तो 4 करोड़ शेयर्स आते हैं। देखो 400 डिवाइडेड बाय 100, 4 करोड़ शेयर्स आते हैं। तो 4:5 का रेशो बन जाएगा इसमें। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बायर जो मैक्सिमम डिसाइड करेगा और सेलर जो मिनिमम डिसाइड करेगा, वो इतना होना चाहिए कि बायर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना सेलर को नुकसान होना चाहिए। बोथ ऑफ देम विल एंश्योर, बोथ द पार्टीज विल एंश्योर their pre-merger market value is maintained post-merger market value. For acquirer, ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्वायरर के लिए। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जहां पे उसकी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू और उन्हीं शेयर होल्डर्स की पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू इक्वल रहे, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। मर्जर की वजह से जहां पे एक्वायरर को नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, बैलेंस बचा हुआ अमाउंट वो उसको दे सकता है। So for acquirer, maximum value is equal to will be post merger market value of merged entity less pre-merger market value of acquirer। सिंपल। तो पहले बाद में 1400 थी, पहले 1000 थी, उसमें से वो अपनी वैल्यू साइड करके 400 करोड़ जो एक्स्ट्रा का 150 करोड़ का फ़ायदा हुआ ना मर्जर की वजह से। इंडिपेंडेंटली देखोगे तो 1000 और 250 आता, तो वो 1250 ही हुआ, लेकिन मर्जर में सिनर्जी बेनिफिट हुआ होगा तो 1400 हुई। तो 1000 अपना साइड में रख के 400 करोड़ मैक्सिमम वो दे सकता है। ठीक है, फॉर टारगेट मिनिमम वैल्यू विल बी बहुत सिंपल है, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू इक्वल टू जितनी भी उसकी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू थी वो। इसके लिए तो कहानी बहुत सिंपल है। अगर आप बोलोगे सेलर के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, तो जो उसकी आज की मार्केट वैल्यू है वो, और बायर के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में से प्री मर्जर मार्केट वैल्यू माइनस करने के बाद जो बचता है वो। सारा गेन भी देने को तैयार है, बस नुकसान नहीं होना चाहिए। और दोनों का एक ही पर्पज़ है, अल्टीमेट एम है कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। मर्जर के पहले हमारी जितनी वैल्यू थी, मर्जर के बाद भी हमारी अगर उतनी वैल्यू हो जाए तो हम खुश हैं। इसी तरह से हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ABC लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर XYZ लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर
और आपको नीचे डिटेल दी गई है। टोटल अर्निंग आपको दिया है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी दिया है, इससे आपका ईपीएस आ जाएगा, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान देना। प्रॉफिट मैंने ले लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1200 और 400, नंबर ऑफ शेयर 400 और 200, तो ईपीएस 3 और 4 नहीं 2। ठीक है, और पी रेशो आपको दिया हुआ है, पी रेशो 8 और 7, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी, मार्केट प्राइस 24 और 14। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, पोस्ट मर्जर कंपनी में हमने एक्वायरर ने ये इंश्योर करना है कि हमारी मार्केट वैल्यू 1000 रहे। ये कब इंश्योर होएगी? 1000 रहनी चाहिए ना हमारी मार्केट वैल्यू, और मर्जर में एक्वायरर को तो कोई एक्स्ट्रा शेयर मिलते नहीं है, तो जब नंबर ऑफ शेयर भी सेम रहेगा मर्जर के बाद, मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगी, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट प्राइस भी सेम होनी चाहिए। जो एंटिटी मर्ज हुई है उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपये रहेगी, तभी एक्वायरर का नंबर ऑफ शेयर से उतना मल्टीप्लाई होके इंश्योर होगा कि मार्केट वैल्यू हमारी मर्जर के बाद सेम आ रही है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब भी आप एक्वायरर के लिए मैक्सिमम निकालोगे तो जो प्री मर्जर मार्केट प्राइस थी एक्वायरर की, वही पोस्ट मर्जर होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कंडीशंस ऊपर नीचे दी है तो बात अलग है। तो मार्केट प्राइस देखो 24 है, आगे 24। अब डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी कौन है? एक्वायरर। तो मैक्सिमम तो एक्वायरर ही पता लगाएगा ना, टारगेट पता लगाएगा ही नहीं कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। पर पी रेशो, इफ द पी रेशो ऑफ द कंबाइंड फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 8। सिंपल, तो कैसे निकालेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 41 है ना ये। टोटल अर्निंग ले लो दोनों की। आप अगर टोटल अर्निंग्स लोगे तो वो हो गई 1200 और 400, तो 1600। ठीक है, और पी रेशो उसने बोला कि सेम रहना चाहिए, तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी कितनी हो गई? 12,800। ठीक है, लेस मैंने बोला था क्या होगा मैक्सिमम, बोथ द पार्टीज विल इंश्योर। यहाँ ले लो, एक्वायरर के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी माइनस प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर। सो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर बिफोर मर्जर, वो चाहेगा कि हमारी मार्केट वैल्यू पहले की मेंटेन रहे, तो ये मैं मार्केट वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 24, दैट्स 9600, 14 इंटू 200, दैट्स 2800। तो वो बंदा तो इंश्योर करेगा देखो कि मेरी 9600 साइड में कर दो, जितना मेरा पहले था उतना मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू में से साइड में कर दो, बाकी हम सारा दे सकते हैं। सो वो आंसर आता है 3200। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टारगेट, इतना आप उनको दे सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सचेंज रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टारगेट 3200 होनी चाहिए, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस भी 24 रहनी चाहिए एक्वायरर की। अभी प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितनी थी? 24 थी। इसका मतलब क्या निकलता है कि आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, इतने शेयर्स उनको अपने कंपनी के दे सकते हो, वो आता है 133.33। देयरफॉर मैक्सिमम
एक्सचेंज रेशो क्या आएगा, 133.33 लाख शेयर्स आप उनको दे सकते हो उनके 200 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में, इज टू 200, दैट इज 0.67:1। ये है आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो, इससे ज़्यादा आप शेयर्स नहीं दे सकते। एज एन एक्वायरर उनके हर एक शेयर के बदले अपना 0.67 दे दो, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अच्छा, आपको क्या इंश्योर करना था सर, आपको बस इतनी सी चीज़ इंश्योर करनी थी कि आपकी जो मार्केट प्राइस है, आपने ये मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर इतना इंश्योर अगर करना है 9600, नंबर ऑफ शेयर भी सेम है, तो मार्केट प्राइस भी सेम होना ज़रूरी हो जाता है एक्वायरर के एंगल से। सो पहली कंडीशन ही ये थी कि मार्केट प्राइस 24 ही रहेगी, कहानी ख़त्म। 24 की मार्केट प्राइस, पी रेशो 8 का है, आपने टोटल वैल्यू निकाल ली। ये देखो कैसे निकाला, मैंने टोटल अर्निंग ले ली दोनों की, उन्होंने बोला पी रेशो 8 रखना है, तो मार्केट वैल्यू मर्ज्ड एंटिटी की आ गई, मैंने अपनी मार्केट वैल्यू एक्वायरर की साइड में रख ली कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए मर्जर की वजह से। उसके बाद ये पॉइंट वो है, अगर मैं उनको 3200 लाख के शेयर देता हूँ 12800 में से, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूँगा, दैट्स द मैक्सिमम। इसके ऊपर 1 रुपये का भी मैं वैल्यू नहीं दे सकता उनको। तो मर्जर के बाद मार्केट प्राइस 24 की, इतने के शेयर देने हैं इतने प्राइस पे, तो कितने शेयर देने हैं उनको, 133.33 लैक्स, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो आ गया। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। The determine the minimum exchange ratio acceptable to the shareholders of XYZ Limited if the P ratio of the combined firm is expected to be 10। अब यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएगी क्योंकि P रेशो ही बदल दिया। 10 P रेशो होना चाहिए कंबाइंड फर्म का, उस हिसाब से बताओ कि भैया मिनिमम वो लोग कितना एक्सचेंज रेशो एक्सेप्ट करने को रेडी रहेंगे। टोटल अर्निंग्स मैंने फिर से ले ली, वो आती है 1600, पी रेशो ले लिया 10, तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी आ गई, वो आ गई 16,000। ठीक है, 16,000 आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। देखो अब मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी 16,000 आ गई। आप मुझे बताओ मर्जर के बाद के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, जितने अभी है प्लस और जितने आप इशू करोगे। अभी कितने हैं सर, अभी अगर आप नोटिस करोगे तो अभी है 400 लैक्स, प्लस उन 200 के बदले में कुछ तो आप दोगे उनको एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मर्जर के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर 400 प्लस n हो जाएंगे। ठीक है, n ले लो, n वो नंबर ऑफ शेयर है जो हम उनको देना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 400 प्लस n। अब एक चीज़ बताओ, मार्केट वैल्यू मर्ज्ड एंटिटी की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो क्या आता है सर, मार्केट प्राइस आएगी। ठीक है, लेकिन 16,000 डिवाइडेड बाय 400 प्लस n। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ टारगेट्स शेयर होल्डर इन पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ ABC। मर्जर के बाद की जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी उसके अंदर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितनी सर अभी उनकी मार्केट वैल्यू है। एटलीस्ट वो डिमांड करेंगे कि आज हमारे कंपनी की मार्केट वैल्यू XYZ की 2800 है, तो मर्जर के बाद भी हमारी मार्केट वैल्यू इतनी होनी चाहिए। बराबर है, दैट शुड बी इक्वल टू 2800। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हो, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। बहुत सिंपल भाषा में मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, हमारी 2800 लैक्स होनी चाहिए। अच्छा, मार्केट प्राइस कितनी है, 16,000 डिवाइडेड बाय 400 प्लस n। ये लो, 16,000 डिवाइडेड बाय 400 प्लस n करोगे तो वो है मार्केट प्राइस ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी इनटू
n, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको हम देने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है कि आपको मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व देखो, तो इसको अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो मैं डिनोमिनेटर वाली साइड इधर लेके आ जाता हूँ, वो हो जाएगा 400 प्लस n इज इक्वल टू 16,000 n डिवाइडेड बाई 2800। ये समझ आया? अच्छा, अब 400 प्लस n इज इक्वल टू ये आएगा 5.7143 n। अब आप उस n को उधर ले जाओ, दैट विल बी 400 इज इक्वल टू 4.7143 n, और आपका n निकल के आ जाएगा 84.85 लाख से करोड़ से आप इसको लैक्स में लोगे। इतने शेयर्स उनको इशू करने पड़ेंगे। इतने शेयर्स जब आप उनको इशू करोगे तब मर्जर के बाद की मार्केट वैल्यू में भी उनकी मार्केट वैल्यू 2800 रहेगी। मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तो इंस्टीट्यूट वाला तरीका हो गया, इससे पहले ख़त्म करते हैं। देयरफॉर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू 84.85 इज टू 200। अपने 200 शेयर के मुकाबले वो एटलीस्ट इतना तो मांगेंगे। 84.85 इज टू 200, दैट इज 0.4243 इज टू 1। ये इनका मिनिमम शेयर एक्सचेंज रेशियो बनता है। ये रहा 4242 इज टू 1। 8485 लिया इन्होंने, हमने 84.85 लिया था, बात सेम ही पड़ी। अच्छा, ये देखो, मर्जर के बाद की मार्केट वैल्यू कितनी आती है? 16। थोड़ा रफ में अगर निकालोगे तो इजीली समझ में आएगा। ये था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये था पी रेशो, ये था मार्केट वैल्यू, तो 16,000। ठीक है, अब इस 16,000 में मिनिमम अगर इंश्योर करना है तो टारगेट और एक्वायरर, टारगेट क्या बोलेगा? 2,800 भाई मेरे को चाहिए। 2,800 लाख मेरा पहले भी था मर्जर के पहले, अभी भी मेरे को 2,800 तो मिनिमम चाहिए। यानी कि बैलेंस बचा हुआ किसका रहेगा? 13,200 एक्वायरर का रहेगा, और एक्वायरर की मार्केट वैल्यू इतनी हो गई, और एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर तो सेम ही है। एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 400 लाख, उसके थोड़ी बदले। मैं यही तो कह रहा था आपको कि ये 400 प्लस इसको दिए जाने वाला n, तो ये 400 डिवाइडेड बाय n। अब आप एक्वायरर की मार्केट वैल्यू को उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो या टारगेट की मार्केट वैल्यू को उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, मार्केट प्राइस तो दोनों केस में सेम ही आती है। ठीक है, तो 13,200 13,200 डिवाइडेड बाय 400 करूँगा तो मार्केट प्राइस आती है 33, वो मैंने लगा दी इधर में। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2,800 लैक्स के उनको शेयर देना है। मार्केट प्राइस मर्जर के बाद 33 रहेगी। अगर 2,800 डिवाइडेड बाय 33 करोगे तो 84.8485 ले लो, आता है आंसर। एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। ये समझा क्या? 16,000 के सर 2 हिस्से होंगे, एक्वायरर और टारगेट। 16,000 के 2 हिस्से होंगे, एक्वायरर और टारगेट। टारगेट चाहेगा मेरा इतना तो पैसा मेंटेन रहना चाहिए। आप अगर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ इस तरह से होगा। मार्केट प्राइस निकालनी है ना, सो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, मैं तो चाहूँगा 2,800 एट द मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कैसे आ रही है? 16,000 में से 2,800 जैसे ही आपने माइनस किया तो अब ये मार्केट वैल्यू बनी सिर्फ और सिर्फ एक्वायरर की, और एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर है 400। कहानी खत्म। करके देखो। आ गया। इससे भी आपका आंसर आता है 84.8485। तो तरीके बहुत है सर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझा आपको? मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान सा तरीका है समझाने का। बाकी लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। वही चीज़ करी हमने अल्टीमेटली जाके। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 42। इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ आर करंटली ट्रेडेड
एट 24 पर शेयर इन द मार्केट। अब इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख और उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40%। ठीक है, तो 10 लाख शेयर्स को दो हिस्से में डिवाइड कर दो, 40% और 60%। तो 40% शेयर्स कितने हो गए? 4 लाख, और ये हो गए सर 6 लैक्स। ठीक है, हर शेयर की कीमत 24 रुपीज़ है। आगे, PQR एक कंपनी है जो इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। विशेस टू एक्वायर द XYZ लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लाइकली सिनर्जीज, द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी सिनर्जीज इज 80 लाख। इस कंपनी को एक्वायर करके हमें कितना फ़ायदा होगा? 80 लाख की सिनर्जी बेनिफिट का फ़ायदा होगा। मतलब हम कितने की कंपनी एक्वायर कर रहे हैं पता है? 10 लाख शेयर्स है 24 के रेट से, अगर आप देखोगे तो 240 लैक्स की कंपनी तो आप एक्वायर कर ही रहे हो, पर एक्वायर करने के बाद 80 लाख का आपका एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। फर्दर PQR फील्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ XYZ, अब ये पूरा सेंटेंस बताता हूँ। इसमें लिखा है ये कि जो भी XYZ कंपनी में मैनेजमेंट यानी कि उसके प्रमोटर्स बैठे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। उनको हम मोटिवेट करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, फ्यूचर ग्रोथ रेट दिखाएंगे और सैलरी कम करेंगे, तो सैलरी में कुछ रिडक्शन होने वाला है। एंड इट विल लीड टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज सेविंग्स वुड एड 30 लैक्स इन द वैल्यू टू द एक्विजिशन। एक्विजिशन में 30 लैक्स की वैल्यू ऐड होगी। यानी कि ये कंपनी जब आप एक्वायर कर रहे हो तो आपके कंपनी की एक्वायरर की मार्केट वैल्यू जो बढ़ेगी वो है सर 350 लाख से। सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी 1000 लाख है, अभी कितनी है ये देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अर्निंग पर शेयर 4, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 15 लैक्स, मार्केट प्राइस आपको दी है 40। तो मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 600 लाख। अभी हमारी मार्केट वैल्यू एक्वायरर की कितनी है? 600 लैक्स। ठीक है, और टारगेट कंपनी इसको एक्वायर करके हमारी मार्केट वैल्यू 350 से और बढ़ जाएगी, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 950 लैक्स। ठीक है सर। अब व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच PQR लिमिटेड कैन ऑफर टू पे फॉर XYZ लिमिटेड? ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये शेयर्स देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राइस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो और मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर अलग अलग होता है। उनके टोटल 10 लाख शेयर्स है, उनको हम मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए? हम इतने रुपए दे सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है मार्केट वैल्यू जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम कितना दे सकते हैं उनको पैसा? 350 लाख दे सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी एक्वायर करके हमारा फ़ायदा 350 का ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही। तो हम 350 से ज़्यादा दे भी नहीं सकते। सो 350 लैक्स डिवाइडेड बाई 10, 35 रुपीज़ आंसर आता है। कितना डिफिकल्ट है बताओ? 240 की कंपनी, 80 का फ़ायदा, 30 का फ़ायदा, टोटल 350 से ज़्यादा तो कोई कम वैल्यू बढ़ नहीं रही हमारी कंपनी की, तो उससे उतना ही दे सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा जो भी दोगे आप अपने 600 लाख में से दोगे, वो क्यों करोगे? क्या फ़ायदा फिर आपका मर्जर का, जब अपनी ही मार्केट वैल्यू गिरानी है? तो 35 इज़ योर आंसर, मैक्सिमम जो पे करोगे। मैक्सिमम के टाइम पे ध्यान देना, एक्वायरर यानी मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरी जो 600 की वैल्यू है वो बाद में भी 600 की रहे, तो इसमें से अगर मैं 600 हटा दूं तो 350 ही मुझे एक्स्ट्रा देना बनता है। अच्छा, अब आ जाओ मिनिमम पे। मिनिमम लेकिन पूरी कंपनी के एंगल से नहीं बोल रहा भाई XYZ के, वो बोल रहा है कि ये जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को मिनिमम कितने में छोड़ना चाहिए। देखो, उनके हर शेयर की कीमत तो 24 रुपये है, इतना तो वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस मर्जर की वजह से उनकी सैलरी भी कम हो रही है जो वो लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो सैलरी तो ज़्यादा उठा ही रहते, उससे भी उनका 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारा फ़ायदा तो उनका नुकसान ही हुआ ना, मैनेजमेंट की सैलरी तो कम हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच मैनेजमेंट विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? कंट्रोल छोड़ दोगे तो भैया सामने आपकी सैलरी भी सामने वाला डिसाइड करेगा। तो आपका नुकसान सिर्फ 24 रुपीज़ पर शेयर के मार्केट प्राइस का नहीं हो रहा, आपका 30 लाख का भी नुकसान हो रहा है। अगर पर शेयर निकालना है तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर लो, यानी हर शेयर पे 7.5 रुपीज़ का सैलरी का भी नुकसान हो रहा है आपका। तो आप कितना मांगोगे टोटल उसको मिनिमम? जो जितना नुकसान हो रहा है, आप अपने शेयर दे रहे हो 24 मांग लो, प्लस आप उस कंपनी में जाके काम करोगे कम सैलरी पे, तो उससे जो नुकसान हो रहा है वो भी 7.5 मांग लो। टोटल कितना हो गया? 31.5। ये है मिनिमम।
अगर ये 30 लाख नहीं होता तो मैं तो बोलता मिनिमम इज़ 24 जो मार्केट प्राइस है, पर मैं तो मैनेजमेंट भी हूँ ना। तो ध्यान देना, मैनेजमेंट जो है वो इतना मांगेगी 31.5, और ये जो बाकी के 6 लाख है अगर इसके लिए मिनिमम निकालना होता तो वो 24 ही आंसर आता, वो नहीं जा बदलता, वो तो सेम, क्योंकि उनको कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है वैसे भी। सो 35 और 31.5 आया समझ में, ये रहा 30 लाख का फ़ायदा।